आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे एक ऐसी सल्तनत के बारे में जिसने मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम बात करने लग रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो बहुत सारे वंश आए हैं, जैसे कि गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है या सैयद वंश है या फिर जो लोधी वंश है, इन सभी वंशों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका मध्यकालीन भारत के इतिहास में निभाई है। इनमें कुछ इतने प्रमुख शासक रहे हैं जिन्होंने भारत के इतिहास में कुछ ना कुछ रचा ही है। जैसे कि हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, अलाउद्दीन खिलजी की या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात हो, तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका भारत के इतिहास में निभाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और इस वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से इनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हो, मेरा नाम है राजेश कुमार और आप देख रहे हो द नॉलेज क्लासरूम का यूट्यूब चैनल। इस सीरीज के अंतर्गत हम 25-25 प्रश्नों को प्रत्येक विषय से कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ में उनकी एक्सप्लेनेशन रहेगी जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत है उसकी स्थापना किसने की थी? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की सल्तनत की स्थापना की थी। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है उसकी स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। मोहम्मद गोरी का गुलाम था जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था और उसकी मृत्यु के बाद एक स्वतंत्र शासक बन गया था। ये दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है कब की गई? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था और उसकी मृत्यु के बाद ये एक स्वतंत्र शासक बन जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम शासक कौन था? यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है उसका पहला मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो इस प्रश्न का भी उत्तर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम शासक था। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का प्रथम मुस्लिम शासक माना जाता है क्योंकि उसने पहली बार स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू किया था। यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू कर दिया था मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद 1206 में, जब उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। लाहौर की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जो लाहौर की जामा मस्जिद है उसका निर्माण करने वाला शासक कौन था? ऑप्शन है आपके पास इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। तो आपके ऑप्शन में है क्या उत्तर ठीक हो सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर भी क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर की जामा मस्जिद और कुतुब मीनार की नींव रखी थी और वह निर्माण कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि जो एक ऐसा शासक जो फेमस रहा है, प्रसिद्ध रहा है किसके लिए? लगातार निर्माण कार्यों को करवाने के लिए। वह शासक कौन सा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, किस शासक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? यानी कि उस शासक का नाम बताना है जिसको लाख बख्श की उपाधि दी गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है आपके अनुसार? आप प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहिए ताकि आपको प्रश्न का उत्तर भी अच्छी प्रकार से याद रहे। ऑप्शन है आपके पास अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक में है आपका क्या ऑप्शन होगा? तो लगातार इन चारों प्रश्नों का जो उत्तर है वो क्या रहने वाला है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस प्रश्न का उत्तर भी क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी दानशीलता के कारण ही, यानी कि जो
यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो एक दानशील व्यक्ति था और जिसके कारण से उसको क्या उपाधि दी गई है? लाख बख्श की उपाधि दी गई है, क्योंकि वो लाखों में धन बांटता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? कि दिल्ली सल्तनत की ऐसी कौन सी वंश है जिसने लगातार लंबे समय तक शासन किया था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या फिर लोधी वंश? तो इनमें है कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? तुगलक वंश। तुगलक वंश एक ऐसा वंश है जो दिल्ली सल्तनत के ऊपर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला है। कब तक इसने शासन किया? 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश ने शासन किया दिल्ली सल्तनत के ऊपर, जो कि अन्य सल्तनत काल से लंबा काल था। अगला प्रश्न है, इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका उत्तर क्या होगा? इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। जो इल्तुतमिश है उसने कौन सी प्रणाली की शुरुआत की थी? इक्ता प्रणाली की। एकता प्रणाली किससे संबंधित थी? सैन्य अधिकारी को भूमि का एक भाग दिया जाता था जिसे वे अपनी सेवाओं का बदला ले सके। यानी कि एक प्रकार की जो तनख्वाह प्रणाली थी, वो कौन सी प्रणाली थी? यहाँ पर जो सैन्य अधिकारी थे उनको भूमि का एक भाग दिया जा सकता था जिसको वो अपनी नौकरी के बदले में प्राप्त करते थे। और इसी प्रणाली को किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने शुरू किया था और इस प्रणाली को क्या नाम दिया था? इक्ता प्रणाली का नाम दिया था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो किस प्रकार की लग रही है, हमें कमेंट बॉक्स में आवश्यक बताएं। अगला प्रश्न है, बलबन ने किस नीति को अपनाकर सत्ता को सुदृढ़ किया था? यानी कि अपनी सत्ता को मजबूत बनाने में बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? चपाट नीति, लौह एवं रक्त नीति या धर्म की नीति या फिर व्यापार की नीति? तो कौन सी नीति बलबन के द्वारा अपनाई गई थी जिसके कारण उसका जो सत्ता है वो मजबूत हो गई थी? तो उसने कौन सी नीति अपनाई थी? लौह एवं रक्त की नीति बलबन के द्वारा अपनाई गई थी जिसके कारण उसने अपनी सत्ता को मजबूत बनाया था। बलबन ने कठोर शासन के लिए लौह और रक्त नीति अपनाई। यानी कि जो बलबन है, बलबन ने बिल्कुल कठोर शासन किया और जिसके लिए उसको लौह और रक्त नीति अपनानी पड़ी। उसने अमीरों की शक्ति को कम कर सुल्तान की सर्वोच्चता स्थापित की। यानी कि उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया था? लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने पहली बार नौकरशाही को संगठित किया था? यानी कि उस सुल्तान का नाम बताना है जिसने पहली बार जो नौकरशाही है उसको संगठित किया था। इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो सकता है कि जिसने नौकरशाही को संगठित किया हो? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इल्तुतमिश होगा। इल्तुतमिश ने चहलगानी नामक 40 प्रमुख अमीरों की एक संस्था बनाई थी। यानी कि क्या किया? 40 प्रमुख अमीरों की एक संस्था बनाई जो क्या काम करेगी? प्रशासनिक व्यवस्था को नियंत्रित करने में उस सुल्तान की मदद करेगी। यानी कि इल्तुतमिश ने अपनी सहायता के लिए क्या किया? 40 अमीरों की एक संस्था बनाई और उसी को क्या नाम दिया गया? एक नौकरशाही का नाम दिया गया। उस नौकरशाही का एक स्वरूप दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी जो आर्थिक नीति थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन है आपके पास, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का क्या हो सकता है उसका उद्देश्य? व्यापार को विस्तार देना, कृषि में सुधार करना, सेना का वित्त पोषण करना या फिर धार्मिक कार्य उसका मुख्य उद्देश्य हो सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सेना का वित्त पोषण करना आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य जो अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का था वो क्या था? सेना का वित्त पोषण करना। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण करने के लिए भूमि कर और माल नियंत्रण लागू किया जिससे उसे विशाल सेना बनाए रखने में मदद मिली। क्योंकि बाजार से उसको क्या मिलेगा? यदि वो बाजार के ऊपर नियंत्रण रखेगा, बाजार से उसको आमदनी होगी और वो उस आमदनी का खर्च किसके ऊपर कर सकता है? अपनी सेना के ऊपर वो खर्च कर सकता है। इसलिए आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य सेना को बनाए रखना था।
अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने पहली बार स्थायी सेना की स्थापना की? यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंदर ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने स्थायी सेना की स्थापना की थी? इल्तुतमिश था, या बलबन था, या अलाउद्दीन खिलजी था, या गयासुद्दीन तुगलक था? तो इनमें है कौन सा ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान था जो पहला था जिसने स्थायी सेना की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों की नियमित भर्ती और वेतन की व्यवस्था की थी। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत के अंदर जिसने नियमित भर्ती और वेतन देने की व्यवस्था की थी, जिससे क्या हुआ, सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई थी। उसके बाद किस सुल्तान ने पहली बार राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? यानी कि उस सुल्तान का नाम हमने बताना है जिसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया, यानी कि दिल्ली को राजधानी से हटा करके दौलताबाद बनाई थी। तो वो सुल्तान कौन सा था? आपके ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या फिर बलबन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जिसने 1327 ईस्वी में, कब, 1327 ईस्वी में क्या किया? दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। क्या उद्देश्य था उसका? दक्षिणी भारत पर बेहतर नियंत्रण था, लेकिन यह योजना क्या रही? असफल रही। यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने 1327 ईस्वी के अंतर्गत दिल्ली से दौलताबाद यानी कि दक्षिण भारत के अंतर्गत अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया, लेकिन जो उसका ये योजना थी, जो उसकी ये प्लानिंग थी, वो क्या रही? असफल रही थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दाग और हुलिया प्रणाली किसने लागू की थी? दिल्ली सल्तनत के अंदर दाग और हुलिया प्रणाली को लागू करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। तो इनमें है कौन सा उत्तर हमारा हो सकता है जिसने दाग और हुलिया प्रथा की स्थापना, जो ये प्रणाली है, उसकी शुरुआत की थी? तो इसका शासक, उसका सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी दाग देने की व्यवस्था, दाग देने का यानी कि घोड़ों पर निशान लगाने की प्रथा, और हुलिया यानी कि सैनिकों का व्यक्तिगत विवरण। यानी कि जो हुलिया प्रथा है और जो दाग प्रथा है, इसको शुरू करवाने का जो श्रेय है किसको दिया जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। इसके कारण है क्या होगा? दाग, घोड़ों के ऊपर निशानी लगाना, और हुलिया का मतलब क्या है कि जो सैनिक है, सैनिकों का व्यक्तिगत विवरण, उनकी जान पहचान रखना। तो ये किसने शुरुआत की थी? दाग और हुलिया प्रथा की अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की थी। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद संस्कृत से फारसी में कराया? यानी कि जो फिरोज शाह तुगलक है, उसने कौन सी पुस्तक का जो अनुवाद है संस्कृत से फारसी में करवाया था? तो वो प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? क्या रामायण थी, महाभारत, या ऋग्वेद, या बृहस्पति संहिता थी? तो इसमें है आपके अनुसार क्या ऑप्शन हो सकता है? लेकिन मैंने आपको पहले बोला कि आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखता रहा करें, ताकि आपको रिवाइज होता रहे, प्रश्नों के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी मिलती रहे। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महाभारत। यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने महाभारत का जो अनुवाद है वो संस्कृत से फारसी भाषा के अंदर करवाया था। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा सुल्तान था जिसकी रुचि थी भारतीय महाग्रंथों के अंतर्गत। उसने इन ग्रंथों को संरक्षण भी दिया, उसमें रुचि भी दिखाई, और महाभारत का फारसी में अनुवाद भी उन्होंने करवाया, जिससे कि जो सांस्कृतिक संवाद है उसको बढ़ावा मिला। तो उस शासक का नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक। तो अब बात करते हैं हम, जजिया कर किस पर लगाया जाता था? जजिया कर किस पर लगाया जाता था? हिंदू किसानों पर, या मुस्लिम व्यापारियों पर, या गैर मुस्लिमों पर, या फिर मुस्लिम सेनाओं पर? तो जजिया कर किसके ऊपर लगने वाला कर था? हिंदू किसानों के ऊपर, मुस्लिम व्यापारियों पर, या गैर मुस्लिमों पर, या मुस्लिम सेनाओं पर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला जो कर था वो कौन सा कर था? जजिया कर था। जजिया कर एक धार्मिक कर था, यानी कि जो जजिया कर था वो किस प्रकार का कर था? धर्म से संबंधित कर था, जो केवल गैर मुस्लिमों यानी कि विशेषकर हिंदुओं यानी कि जो मुसलमानों से अलग हो, तो उसको क्या माना जाएगा? यहाँ पर हिंदू माना जाएगा।
पर लगाया जाने वाला कर था, उन्हें इस्लामी राज्य में सुरक्षा के बदले यह कर देना होता था। यदि वो इस्लामिक राज्य में रहते हैं तो उनको जो कर देना पड़ेगा, उस कर का नाम क्या था? जजिया कर था। जजिया कर एक हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर था, जो कि गैर मुस्लिम होते थे, उनके ऊपर लगने वाला कर था, जो कि उनको उस राज्य में रहने के लिए एक प्रकार से सुरक्षा दिया करता था। प्रश्न नंबर 15, तारिक ए फिरोज शाही। तारिक ए फिरोज शाही पुस्तक किसने लिखी थी? आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो ने, हसन निजामी ने, जियाउद्दीन बर्नी या फिर अल बरूनी। आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो, हासिम, हसन निजामी, जियाउद्दीन बर्नी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है? जियाउद्दीन बर्नी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा, जिसमें सल्तनत काल की घटनाओं का विस्तृत विवरण मिलता है। यानी कि जो फिरोज शाही पुस्तक है, तारीख है फिरोज शाही पुस्तक है, वो एक प्रकार का ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसके अंदर जो सल्तनत काल है, उसके अंदर जो घटना है, उसका विवरण इसमें देखने को मिलता है। अमीर खुसरो को किस सुल्तान के दरबार से जुड़े थे? कि अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबार से जुड़े हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी या बलबन या इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के शासन से जुड़े हुए थे अमीर खुसरो? तो किसके साथ जुड़े हुए थे वो? अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान, जो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान था, उसके दरबार से जुड़े हुए कौन थे? अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो प्रसिद्ध कवि थे, यानी कि जो अमीर खुसरो थे वो क्या थे? एक कवि थे, एक संगीतकार थे, और उसके बाद वो कौन थे? वो एक सूफी भी थे। वे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से जुड़े हुए थे और कई ग्रंथों की रचना उनके द्वारा की गई थी। यानी कि अमीर खुसरो कौन से सुल्तान के दरबार से जुड़े हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से जुड़े हुए थे। और ये अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि, एक संगीतकार और एक क्या थे? सूफी भी थे, जिन्होंने बहुत सारी रचना की है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान को प्रशासकीय मूर्ख कहा जाता है? एक प्रशासकीय मूर्ख किस सुल्तान को कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है क्या, या बलबन को, या मोहम्मद बिन तुगलक को, या फिरोज शाह तुगलक को बोलेंगे हम प्रशासकीय मूर्ख? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी कि वह प्रशासकीय मूर्ख शासक कौन सा है? तो ये कौन सा है? मोहम्मद बिन तुगलक है। क्योंकि वो क्या करता था? वो एक दूरदर्शी था, एक योजना बनाने में माहिर था। लेकिन क्या था, जो भी वो योजना बनाता था वो असफल हो जाते थे, और उन्हीं असफलताओं के कारण उसको क्या बोला जाता है? प्रशासकीय मूर्ख कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। उसके बाद है सिजदा और पैबोस प्रथा किसने लागू की थी? सिजदा और पैबोस प्रथा लागू करने वाला कौन सा सुल्तान था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बलबन होगा। यानी कि सिजदा और पैबोस जो प्रथा है वो किसके द्वारा लागू की गई थी? बलबन के द्वारा लागू की गई थी। बलबन ने सुल्तान की गरिमा को बनाए रखने के लिए, क्योंकि जो सुल्तान है वो अपना गौरव और गरिमा बना करके रखे, इसके लिए उसने सिजदा यानी कि माथा टेकना सुल्तान के आगे, और पैबोस यानी कि पैरों को चूमना, यानी कि ये दोनों की दोनों प्रथा लागू करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था। प्रश्न नंबर 19, किस सुल्तान ने इबादत खाना की स्थापना की थी? तो उस सुल्तान का नाम हमने बताना है। आपके ऑप्शन आपके सामने। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, या बलबन ने की थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो इबादत खाना है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा की गई थी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश, इसका संस्थापक किसको माना जाएगा? आपके ऑप्शन है बहलोल लोधी को, सिकंदर लोधी, या इब्राहिम लोधी, या नासुरुद्दीन लोधी। तो इसमें है सही ऑप्शन क्या होगा? बहलोल लोधी को क्या माना जाता है? लोधी वंश का संस्थापक माना जाता है। जिसने इसकी स्थापना कब की थी? 1451 ईस्वी में इन्होंने, बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। यह सल्तनत काल का अंतिम वंश था। जो सल्तनत काल है उसका अंतिम वंश कौन सा वंश था? लोधी वंश था।
उसके बाद अगला प्रश्न है, किस लोधी शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी? जहां पर ताजमहल है, शाहजहां ने जिसको बनवाया था, किसकी याद में बनवाया था? जो इस प्रश्न का उत्तर है आप कमेंट करें कि आगरा शहर के अंतर्गत ताजमहल का निर्माण किसकी याद में शाहजहां ने बनवाया था? तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने की थी, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी या अलाउद्दीन लोदी ने की थी? तो आपका उत्तर क्या होगा? सिकंदर लोदी। कौन था जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी? आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? सिकंदर लोदी था। और उसने उसे अपनी राजधानी भी बनाया था, क्योंकि उसने इसको साहित्य और कला को भी संरक्षण दिया था। यानी कि जो सिकंदर लोदी है, सिकंदर लोदी साहित्य और कला का संरक्षण करने वाला भी शासक रहा है। किस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था? यानी कि दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था, तो वो किस युद्ध के बाद हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध या फिर हल्दी घाटी का युद्ध? कौन से युद्ध के बाद जो दिल्ली सल्तनत है उसका अंत होना शुरू हो गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का जो पहला युद्ध है किस किस के बीच में लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद जो ये दिल्ली सल्तनत है, इस युद्ध के बाद उसका अंत होना शुरू हो जाता है और मुगल साम्राज्य के शुरुआत का संकेत हमें मिलता है। मुगल साम्राज्य की शुरुआत का संकेत इस लड़ाई के बाद हमें मिलना शुरू हो जाता है। तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही में किस शासक की नीतियों का वर्णन मिलता है? तारीख ए फिरोज शाही में कौन से शासक की नीतियों का वर्णन मिलेगा हमें? बलबन का मिलेगा या फिर अलाउद्दीन खिलजी का, फिरोज शाह तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक का वर्णन मिलेगा? तो आपके इन ऑप्शनों में क्या उत्तर ठीक होगा? तो इसका उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की नीतियों का वर्णन मिलता है हमें तारीख ए फिरोज शाही के अंतर्गत। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसका नाम क्या है? तारीख ए फिरोज शाही। विशेषकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का वर्णन इसके अंदर मिलता है। इसमें किसका वर्णन मिलता है? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का वर्णन मिलता है। किसके द्वारा लिखी गई है ये? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखित पुस्तक है ये। किस सुल्तान ने किसानों के लिए कृषि विभाग की स्थापना की थी? यानी कि उस सुल्तान का नाम बताना है जिसने किसानों के लिए कृषि भूमि की स्थापना की थी। बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? इनमें है कौन सा ऑप्शन आपका उत्तर होगा जिसने कृषि विभाग की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक होगा। फिरोज शाह तुगलक ने कृषकों के कल्याण के लिए कृषि विभाग स्थापित किया था और नहरों का भी निर्माण उन्होंने करवाया था। सिंचाई के लिए जो नहर है उनका भी निर्माण इन्होंने करवाया था। किस वंश के पतन के साथ सल्तनत काल का अंत हो जाता है? यानी कि उस वंश का नाम बताना है जिसके पतन के साथ साथ जो दिल्ली सल्तनत है उसका भी अंत हो जाता है। तो आपके ऑप्शन है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या फिर लोधी वंश? तो इसमें कौन सा उत्तर आपका उत्तर होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लोधी वंश। लोधी वंश के पतन के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का भी पतन होना शुरू हो जाता है। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी थे। उन्होंने हार उनकी पराजय के साथ ही क्या हुआ? 1526 में दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। हमने शुरुआत कब से की थी? 1206 में शुरुआत की थी और उसका अंत कब हो जाता है? 1526 में दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और मुगलों की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो किस प्रकार की लगी हमें कमेंट बॉक्स में आवश्यक बताएं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।